नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आरआरबी सिविल सीएचसी की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो चलो एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमारा जो लेक्चर था वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 68 का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द सीरम सोडियम रेंज? जो नॉर्मल ब्लड में सोडियम की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 135 से 145 MEq पर लीटर, या 140 से 150 MEq पर लीटर, या फिर 120 से 130 MEq पर लीटर, या फिर 150 से 160 MEq पर लीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सोडियम है उसकी जो रेंज होती है वो नॉर्मल क्या होती है, 135 से 145 MEq पर लीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ सोडियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, ऐसे जो मेन मेन जो मिनरल्स है उसके जो नॉर्मल रेंज है वो आप रट कर जाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल्स की जो नॉर्मल वैल्यू है, जो नॉर्मल सीरम वैल्यू है वो पूछी जाती है। तो ये आप देख लेना एक बार। हमारा अगला एमसीक्यू है, विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू स्कर्वी? स्कर्वी के लिए कौन सा जो विटामिन है वो होता है? ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो दोस्तों किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये स्कर्वी होता है? स्कर्वी एक डिजीज का नाम है। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, विटामिन सी। कई बार एग्जाम में डेफिशिएंसी के वाले एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो जो विटामिन B12 होता है उससे क्या होता है दोस्तों? तो देख लीजिए, जो परनीशियस एनीमिया है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस आए तो विटामिन ए। सी से हमने देख लिया स्कर्वी, और डी से क्या होता है? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स। ये सारी डिजीज आप देख लेना। और इसके अलावा कौन से विटामिन सी के वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ये हम पूरा लेक्चर कम्युनिटी के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें सारे विटामिन के डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलो अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is a symptom of hyperthyroidism? यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात की गई है। हाइपर मतलब बढ़ जाना। ठीक है, तो वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है, और ब्रेडिकार्डिया, या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, मतलब कि वेट लॉस। ठीक है, तो जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तब जो वेट होता है वो लॉस होता है, वेट घटने लगता है। ठीक है, फिर है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इन अडल्ट? अडल्ट में ये एमसीक्यू हमने एक बार कवर किया था, उसमें पूरा डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, 100 से 125 mg पर डीएल, या 126 से 200, या फिर 70 से 99, या फिर 60 से 80 mg पर डीएल। तो इसका सही आंसर आप सभी को दोस्तों पता ही है, 70 से 99 जो होता है RBS फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसको क्या शुगर बोलते हैं, नॉर्मल शुगर लेवल क्या होता है? तो 70 से 99 तक रहता है। ठीक है, एक अडल्ट में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन? यहाँ पर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या है? तो जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो बढ़ जाता है। किससे बढ़ता है? तो 140 और 90 जो होता है बीपी, उससे भी बढ़ जाता है, तब उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो उसके लिए कौन सी ड्रग होती है? फ्लुसिरामाइड, या फिर वारफेरिन, या मेटफॉर्मिन, या फिर लोसार्टन। तो दोस्तों जो फ्लुसिरामाइड होती है वो एक किडनी फंक्शन को बढ़ाने के लिए देती है। ठीक है, तो ये उसमें आएगा, तो यहाँ आएगा नहीं। फिर एक है वारफेरिन जो एंटीकोagुलेंट है, यहाँ पर भी नहीं आएगी। मेटफॉर्मिन ये शुगर जब बढ़ जाता है, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसकी ड्रग है, तो यहाँ ये भी नहीं आएगी। अब बची लोसार्टन, तो जो लोसार्टन ड्रग है वो हाइपरटेंशन में दी जाती है। लोसार्टन हो गई, या फिर एटेनॉल, एम्लोडिपिन, ये सारी जो ड्रग है
जिसके पीछे लोल आता है, एसिमेटोप्रोलोल, ये सारी जो ड्रग होती है वो हाइपरटेंशन में दी जाती है, जो ब्लड प्रेशर के डिजीज में दी जाती है। तो आंसर रहेगा डी, लोसार्टन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एब्सॉर्ब द मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का कौन सा ट्रैक का जो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करता है मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट होता है वो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करता है, ऐसा कौन सा पार्ट है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में? स्टमक, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन? तो जो स्टमक होता है ये सभी आप देख सकते हो दोस्तों, एक जीआई ट्रैक्ट का पार्ट से सारे ऑर्गन है। तो उसमें सबसे ज्यादा कहाँ मेजोरिटी न्यूट्रिएंट्स जो एब्सॉर्ब होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि सबसे लंबा पार्ट अगर इंटेस्टाइन में गैस्ट्रो जीआई ट्रैक्ट में देखा जाए तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे ज्यादा जो होता है न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करना वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा पार्ट यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी। जब कोई सर्जरी होती है, जब कोई ऑपरेशन होता है, उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट कॉमन, क्या है मोस्ट कॉमन, वो क्या हो सकती है? ऑप्शन है इन्फेक्शन, हेमरेज, सी है न्यूमोनिया या फिर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? ए, इन्फेक्शन। हर ऑपरेशन के बाद पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए ये देखना पड़ता है, क्योंकि ये कॉमन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर सर्जरी, आफ्टर ऑपरेशन। क्योंकि जो कट हुआ होता है वहां पर इन्फेक्शन लगने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, फॉरेन बॉडी की वजह से, फॉरेन जो बैक्टीरिया वायरल की वजह से इन्फेक्शन ज्यादातर हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो इन्फेक्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which condition is characterized by an overproduction of cortisol। जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिजोल होता है तो कौन सी कंडीशन होती है? एडिशन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, कुशिंग सिंड्रोम। ये डेफिनेशन ही है दोस्तों, जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिजोल हो जाए तो तब क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम होने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।